बताइए जिससे मैं आपकी बात। सर मैं ग्वालियर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मैकेनिकल ब्रांच से वर्ष 2013 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर से पूरी की, जिसके पश्चात मैं लगभग 2.5 वर्ष तक रिलायंस पावर कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर मैंने कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2017 से मैं मध्य प्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी में मुरैना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक के पद पर पिछले 4 वर्षों से विभाजित भी हूँ। मेरी विशेषताएं अनुशासित व्यक्ति तथा निरंतर प्रयासरत रहना, प्रगतिशीलता की तरफ और कुछ नई चीजें सीखने के लिए तत्पर रहना। आप मुरैना से संबंधित हैं? सर ग्वालियर का निवासी में तो आपकी मुरैना है। तो मुरैना जिले की क्या क्या समस्याएं हैं, खास करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्षेत्र की? एग्रीकल्चर क्षेत्र की सर सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पे बीहड़ पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र इसमें आता है, इसको हम किसी प्रकार से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वर्षा की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। औसत पूरे मध्य प्रदेश का देखा जाए उसके हिसाब से काफ़ी कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तीसरा, यहाँ के किसान जो हैं मार्जिनल किसान ज़्यादा हैं, बड़े किसानों की यहाँ पे कमी देखी गई है, जिससे उनका जो रहन सहन का स्तर है वो भी काफ़ी। अच्छा, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या संभव है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सर यहाँ पे प्रयास यही है कि हम जितने भी बीहड़ क्षेत्र हैं उनको कवर करके एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो किसान हैं उनको नई नई योजनाओं के तहत अच्छे बीज उपलब्ध कराए जा सकते हैं, अच्छी खाद की आपूर्ति की जा सकती है सरकार के द्वारा, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए MSP को और मजबूत तरीके से लागू किया जा सकता है। तो ये बीहड़ की समस्या उससे कैसे निजात पाई जा सकती है? बीहड़ की समस्या सर यहाँ की मिट्टी जो है कि उसमें चूना की अधिकता होने के कारण यहाँ मिट्टी का कटाव होता है, जिससे बीहड़ की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कौन कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? अच्छा, आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सेवा में करवाना? मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के दौरान मुझे अपने इंटरेस्ट का तो पता नहीं था, लेकिन इसके बाद जब मैं नौकरी कर रहा था उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी योग्यताओं का ज़्यादा बेहतर उपयोग सिविल सेवा में कर पाऊँगा, और मुझे अपने व्यक्तित्व के ज़्यादा करीब जो मैंने संभावना को तलाशने का प्रयत्न किया, तो मुझे वन सेवा से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिले। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिविल सेवा में क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर बेसिकली इंजीनियरिंग हम किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमारी एक टेंडेंसी होती है, तो हम किसी भी सिस्टम में बेहतर एफिशिएंसी के लिए कार्य क्षमता को अच्छा करने के लिए हम कार्य करते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते थे। जी सर, बट मैंने पाया कि मेरे व्यक्तित्व के अनुसार, मेरे इंटरेस्ट के अनुसार मुझे जो सहज लगा, मैं सिविल सेवा की तरफ उसके बाद में। वनों के विकास के लिए इंजीनियरिंग का क्या क्या रोल होता है? इंजीनियरिंग का सर वनों के विकास में काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अभी आप बीहड़ की समस्या में ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रोन से सीड डिस्पर्जन किया जा सकता है, और इसके संरक्षण में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि वन आग को कंट्रोल करने के लिए हम फायर रिटार्डेंट का स्प्रे कर सकते हैं, उनके निरीक्षण को बेहतर बना सकते हैं, मैन पावर को कम किया जा सकता है या बेहतर एफिशिएंसी के साथ यूज किया जा सकता है ड्रोन की तकनीक से। और इंजीनियरिंग के सर काफ़ी इस्तेमाल है, साइंस बैकग्राउंड की भी काफ़ी इस्तेमाल है। अच्छा, ग्वालियर में ड्रोन के लिए कुछ विशेष प्रयास किए गए हैं? जी सर, MITS कॉलेज ग्वालियर में राज्य का प्रथम ड्रोन स्कूल, ड्रोन सेंटर बनाया है। इस डिपार्टमेंट में कितने वर्षों से? सर 2017 से। 2017 थोड़ा सा हैरिकल स्टेशन बता सकते हैं? उसमें सर कृषि उपज मंडी सबसे न्यूनतम स्तर का ऑफिस होता है, जहाँ पर सबसे
निचले पायदान पर हमारे 4th ग्रेड कर्मचारी होते हैं, जिसके ऊपर हमारे क्लरिकल स्टाफ होते हैं ग्रेड 3, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1। जिसके ऊपर सहायक उप निरीक्षक का पद आता है। सहायक उप निरीक्षक के ऊपर मंडी इंस्पेक्टर का पद आता है। मंडी इंस्पेक्टर के ऊपर मंडी सचिव का पद आता है, जो कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष मतलब राज्य स्तर के मतलब हमारे डिपार्टमेंट में राज्य स्तर में सर प्रबंध संचालक महोदय है, जो भोपाल में कार्यालय किस नाम से रहते हैं? किसान भवन है। किसान कृषि क्षेत्र में आप संलग्न हैं इस डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर किस सूची में आता है? एग्रीकल्चर सर किस सूची का सबसे समवर्ती सूची का विषय मुझे लगता है। जी सर, क्यों लगता है आपको? क्योंकि सर इसमें जहाँ देखा जाता है राज्य के स्तर पे ज़्यादातर प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन केंद्र भी अपने कानून लागू करती है, तो हमें उनका भी पालन करना है। मतलब आपका इशारा लग रहा है अभी हाल ही में जो विवादित केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों से आपको लगता है कि केंद्र ने जो कानून बनाए थे वो उनके संवैधानिक दायरे में आते थे? सर सरकार ने जो भी कार्य किया, हालांकि वो संवैधानिक दायरे के अंतर्गत ही रहते हुए किया था, लेकिन इसका देखा जाए तो जनमानस पर जो नॉर्मल किसान हैं उन्होंने काफ़ी विरोध किया। इसके विरोध का कारण मुख्यतः सर पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें विरोध का कारण रहा, क्योंकि वहाँ पर देखा गया मंडी में आड़त प्रथा की व्यवस्था काफ़ी सुगठित है, जो कि मध्य प्रदेश में ऐसा है नहीं। आड़त प्रथा को मध्य प्रदेश में काफ़ी पहले बंद कर दिया था, तो वहाँ के किसान आड़त प्रथा पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो मुख्यतः ये नए कृषि कानून लागू होने से वहाँ आड़तियों के अस्तित्व पर संकट था, और वहाँ किसान भी उन पर काफ़ी निर्भर रहता है, जिस कारण से उन्होंने इसका विरोध किया। आपको लगता है कि केंद्र के स्थान पर ऐसे कानून राज्यों को बनाना चाहिए? केंद्र के द्वारा लाए गए कानून हालांकि ठीक थे, लेकिन उनका मैं समझता हूँ उनको एकदम से इतने बड़े स्टेप लेने की जगह वो छोटे छोटे स्टेप लेकर उनको लागू करना ज़्यादा उचित था। वही मेरा इशारा है राज्य किसान को बेहतर समझ जी सर, इसके नजदीक अभी जी सर आप सही कह रहे हैं। राज्य अपने यहाँ के किसान को बेहतर समझता है, इसके लिए राज्यों को एक गाइडलाइन देकर उनके ऊपर छोड़ देना बेहतर होगा। तो अपने फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि राज्यों ने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए, केंद्र ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते? राज्य ने सर इससे एक्चुअली इसमें मैं आपको जो पहला नियम है उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि केंद्र के द्वारा ये कानून बनाया गया, इससे राज्य की जो आय है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ने के चांस थे, क्योंकि इसमें आय पर विपरीत जी सर इसमें सर जो पहला कृषि कानून था उसमें अभी वर्तमान की स्थिति में किसान के ऊपर ये बाध्यता होती है कि वो अपनी फसल को तो केंद्र द्वारा जो कानून बनाए गए वो कृषि से संबंधित थे या कृषि विपणन से संबंधित? जी सर कृषि विपणन से संबंधित। तो कृषि विपणन किस सूची में आता है? कृषि विपणन थोड़ा सा आपको बता दूँ, आरंभ में जो आपने कहा था कृषि समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, वो राज्य सूची का विषय है, पहला है ना। दूसरा ये कि कृषि विपणन आता है वो समवर्ती सूची का विषय है, ये की सरकार ने उसका काम किया। ऐसे कानून राज्य बना ही नहीं सकते, उनका संवैधानिक दायरे के बाहर, इसलिए केंद्र सरकार ने बनाया कृषि विपणन। अच्छा ये आगे है संगीत सुनना और गायन। जी तो कोई संगीत सुना है हम लोगों जी सर मैं आपको महाभारत का जो टाइटल सॉन्ग है वो सुनाने जी जी सुनाइए। अत श्री महाभारत कथा, अत श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा,
शब्द दिग्घोषित हुआ। वेरी गुड। अच्छा, रामायण में महाभारत में कहाँ पर? रामायण तो राम जी की जीवन पर आधारित है, और महाभारत मुख्यतः कृष्ण और पांडवों के जीवन का पर आधारित है। और क्या अंतर है? और सर जो मेन दोनों का मेन एसेंस क्या है? वो तो कैरेक्टर की बात हो गई जी, ना, मेन दोनों का क्या एसेंस क्या है? रामायण और अच्छा, ये बताइए, महाभारत काल का अपने किसी एरिया से कोई संबंध है क्या? जी सर, क्या है? जी महाभारत में कुंती जो थी उसके सबसे बड़े पुत्र जो कर्ण है, वो हमारे मुरैना जिले के कुंतलपुर गांव में ही पैदा हुए ऐसी माना जाता है। तो इसका कुंती से कोई संबंध है क्या? जी सर, कुंती यहाँ कुंतलपुर के ही निवासी थी। वो निवासी थी। जी सर, कुंतलपुर में ही उनका नाम। द्रौपदी का कोई संबंध है क्या अपने क्षेत्र से? द्रौपदी का सर मैं अभी श्योर नहीं। मैं देख पा रहा हूँ कि 26 नवंबर को आपका जी सर, 26 नवंबर क्या खास होता है? 26 नवंबर को सर पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसका भारत में विधि दिवस भी मनाया जाता है, उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2015 से। उसके अलावा जो हरित क्रांति के जनक सफेद क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे, उनका भी जन्म दिवस 26 जनवरी को 26 नवंबर को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा, सागर जिले में जो हरिसिंह गौर व्यक्तित्व से उनका भी जन्म दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और सागर जो शहर है उसका गौरव दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। रोहित, संगीत से पूछ सकता हूँ आपसे? जी सर। ये आपने लिखा है वाद्य हारमोनियम और बांसुरी। जी हारमोनियम की ध्वनि और बांसुरी की ध्वनि में जो डिफरेंस है, जी सर, तो किस पैरामीटर पे नापते हैं? पिच पे नापते हैं, फ्रीक्वेंसी पे नापते हैं, या और कोई पैरामीटर होता है? क्योंकि आप ध्वनि से जुड़े हुए हैं, मुझे आशा है कि एक टेक्निकल जवाब दीजिए। मेरी सुरों का कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हारमोनियम और बांसुरी को कि ये हारमोनियम बजेगा और ये बांसुरी बजेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होते हैं तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जी सर, हारमोनियम की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है। यानी सब सुरों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट उनके स्वर में मतलब सुनने में अंतर होता है, फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है। वही जानना चाह रहा हूँ सर, वो टेक्निकल चीज़ क्या होती है जिससे हम एक बांसुरी और हारमोनियम में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, समझ पाते हैं? ऐसी जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, और ऐसे में रशिया में अभी एक दो दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि भारत और चाइना और अच्छे मित्र हैं, और वैसे में भारत चाहता है कि उसका अमेरिका के साथ भी बड़ा अच्छा संबंध रहे और चाइना के साथ। ऐसे में भारत के लिए क्या समस्या दिखती है? भारत की समस्या से कैसे होगी? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि एक तरफ रसिया भारत का बड़ा अच्छा मित्र है, और उधर अमेरिका के साथ भी हमारा बड़ा अच्छा संबंध है। और चाइना ने जब ये कहा कि रूस और अभी चीन और भारत हमारे दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, और इधर भारत और चाइना में आपसी संबंध बहुत बेहतर नहीं है, अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक को मनाओ तो दूसरा रुक जाता है, तो भारत इस समस्या से कैसे इसका समाधान निकाले? वो क्या तटस्थ के लिए कि अपना दोनों के समान व्यवहार करे, या रसिया की तरफ उसका झुकाव हो जाए, या अमेरिका की तरफ उसका झुकाव हो जाए? सर बेहतर तो इसमें यही है तटस्थता की नीति अपनाते हुए दोनों से संबंध अपने प्रगाढ़ रखते हुए भारत को ऐसे। अच्छा, तटस्थता की नीति पहले से अपनाई जा रही है, अब अपनाई जा रही है? भारत तो सर शुरू से ही तटस्थ रहा है, नॉन कॉपरेशन में भी रहा है, मतलब वो किसी एक तरफ उसका झुकाव होता नहीं। तो भारत की विदेश नीति क्या है, किस नीति पर होता है? शुरू से ही है हो जाता है वन सेवा के लिए, तो आप पिछले जो ज्ञान है आपका, उस
उसका यहाँ पर कैसे उपयोग करें? शासकीय कार्य में मैं अभी पिछले 5 वर्षों से संलग्न हूँ, मुझे इस सिस्टम की जानकारी काफ़ी पहले से है। और इसके अलावा कृषि उपज मंडी में रहते हुए मैंने बेसिक जो हमारा काम है नीलामी कराना और कृषक को बेहतर उसकी मूल्य दिलवाने का काम है, तो वो नीलामी का सिस्टम मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वन विभाग में भी नीलामी का सिस्टम होता है, जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं लकड़ी की नीलामी व्यापारियों को की जाती है, तो उसमें बेहतर मूल्य ऐसा कुछ कर किया जा सकता है। अच्छा, वहाँ पर यानी कि वन विभाग में जो कृषि उपज की तरह वहाँ वन उपज होती है, तो कौन सी वन उपज का यहाँ पर नीलामी होती है? वन उपज की नीलामी सर मेनली तो लकड़ी है, लकड़ी के अलावा नीलामी तो नहीं कह सकते, बट काफ़ी अच्छा, गवर्नमेंट का किस किस चीज़ के लिए वहाँ पर यानी गवर्नमेंट रहता है? मतलब कौन कौन सी उपज को कलेक्ट करवाना है? इसमें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आते हैं, मुख्यतः महुआ, तेंदुपत्ता, शहद और लाख। अच्छा, लाख बनाने का कारखाना गवर्नमेंट का काम है और उमरिया में वन और जंगल में कुछ अंतर है? वन जहाँ तक है सर, वन में नहीं करने के लिए अंतर है। अब क्या अंतर है? वन में सर मानवीय हस्तक्षेप किसी हद तक हम अलाउ कर सकते हैं या होता है। वन में अगर कोई आर्टिफिशियल प्लांटेशन भी किया है तो वन की कैटेगरी में आता है, लेकिन जंगल पूर्णतः प्राकृतिक होता है, यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप का अभाव पूरी तरह पाया है। मतलब कोई ऐसा स्थान जहाँ उदाहरण दे सकते हो कि सर ये जंगल है। मध्य प्रदेश में सर ये आपने पता मध्य प्रदेश में सर पातालकोट, मुझे लगता है ऐसा हो, श्योर नहीं, पातालकोट या पातालकोट को किस श्रेणी में रखेंगे? जी सर, पातालकोट को किस श्रेणी में रखेंगे? वन की श्रेणी में या जंगल की? जंगल की श्रेणी में। जी और वन हम कैसे उदाहरण देते हैं? वन सर मैं मानता हूँ जो कोर एरिया होता है कहीं किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ का कोर एरिया जंगल की श्रेणी में आता है, वहाँ मानवीय हस्तक्षेप नहीं ना के बराबर ही होता है, और जो उसके ट्रांजिशन और बफर एरिया होते हैं वो वन की श्रेणी में। सर्वाधिक होना चाहिए सर बालाघाट सबसे कम। मुझे आपने इंजीनियरिंग किया होगा, गायरोस्कोप क्या होता है? गायरोस्कोप समय काफी हो गया है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी 4 लॉ होते हैं, जिसमें पहला होता है जीरोथ लॉ, जिसमें कहते हैं कि कोई भी सिस्टम, एक सिस्टम दूसरे के मतलब एक सिस्टम यदि ए सिस्टम बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है जिसमें केल्विन और प्लैंक के स्टेटमेंट होते हैं। केल्विन और प्लैंक के स्टेटमेंट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है कि इसमें वर्क इनपुट कभी भी 0 नहीं होता है, वर्क आउटपुट या वर्क इनपुट होता ही है जब हीट ट्रांसफर होती है, तो कुछ ना कुछ लॉस जरूर है। और इसके बाद थर्ड लॉ आता है शायद कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी से रिलेटेड है, श्योर एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी श्योर नहीं सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वो खुद से उसमें लर्निंग एबिलिटीज आ जाती है, तो वो समय के साथ अपने आप को बेहतर करता हुआ सीखता हुआ चलता है और अपने को उन्नत बनाता है। अपने आप को उन्नत बना लेते हैं। जी सर। व्यवसायिक कृषि के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण, व्यवसायिक दृष्टि से खेत कितना लाभदायक है? व्यवसायिक दृष्टि से कृषि कितना महत्वपूर्ण है?
व्यवसाय दृष्टि से कृषि। सर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक है कि मुख्यतः जनसंख्या कृषि कार्य में ही लगी हुई है। प्राथमिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तौर पर 72% हमारा जो कार्य क्षेत्र है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन है, वो कृषि कार्यों में ही लगी है। तो इसमें व्यापार में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। बेसिकली कृषि जो है रॉ मटेरियल का काम करती है हमारी फूड इंडस्ट्रीज के लिए, और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सर। हम काफ़ी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की नीति पर ज़्यादा से ज़्यादा उड़ाने की। मध्य प्रदेश में टमाटर सबसे अधिक किस जगह पर? टमाटर मध्य प्रदेश को किस कृषि के निर्यात से अधिकतम दर की प्राप्ति होती है? ऐसा कौन सा कृषि प्रोडक्ट है? गैस कर सकते हैं, सोयाबीन ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए समर्थन मूल्य और भावांतर योजना चल रही है, इनमें क्या बेसिकली अंतर है? समर्थन मूल्य एक कृषक को सरकार द्वारा घोषित किया जाता है किसी भी फसल की कटाई के सीजन से पहले, जिसमें किसान को ये एश्योरेंस दिया जाता है कि उसकी फसल मिनिमम इस मूल्य पर बिकेगी। लेकिन उसके लिए एक फेयर एवरेज क्वालिटी का भी क्राइटेरिया होता है। यदि उससे नीचे की फसल होगी तो वो एमएसपी से नीचे भी बिक सकती है, लेकिन फेयर एवरेज क्वालिटी से ऊपर की फसल होगी तो किसान को न्यूनतम उतना मूल्य तो सरकार देगी। लेकिन यदि किसान को उसके अलावा उससे ज़्यादा मूल्य कहीं पे मिलता है तो किसान वहाँ पर अपनी फसल भी बेच सकता है। ये एमएसपी का कंसेप्ट है। इसके अलावा सर दूसरा कंसेप्ट है भावांतर भुगतान योजना, जो बेसिकली एमएसपी है वो रबी फसल पे दिया जाता है, लेकिन इसको रबी पे दिया जाता है, मुख्यतः रबी पे दिया जाता है, क्योंकि सर सरकार जो है वो प्रोक्योरमेंट करती है, वो मुख्यतः चावल और गेहूं का करती है। चावल कौन सी फसल है? चावल सर वैसे तो खरीफ की फसल है। नहीं, अभी आप बोलते हैं रबी पे दिए। हाँ, मुख्यतः एमएसपी रबी पे दिया जाता है। चावल खरीफ की फसल है। अच्छा, कितनी फसलों पे एमएसपी डिक्लेयर करते हैं? एमएसपी सर टोटल 22 फसल तो है और एक गन्ना भी 23 फसलों का डिक्लेयर करती है। भावांतर किस टाइप की फसलों पर है? भावांतर खरीफ की फसलों पर। अरे कौन मुख्यतः मैं कार्य किया हूँ तो सोयाबीन और मक्का पे मुझे याद है कि भावांतर भुगतान हमने लागू किया। मध्य प्रदेश में पहला कृषि जीआई टैग किसको अनाउंस किया गया है? कृषि प्रोडक्ट कौन सा इसको जीआई टैग में हटा दिया गया? प्रथम में अभी मैं जानकारी एक जिला एक उत्पाद के तहत अभी अमरूद के लिए अनाउंस किया गया है, एक जिला एक उत्पाद। किस जिले को अनाउंस किया गया है? अमरूद सर श्योपुर में। ये क्या है जीआई टैग? जीआई टैग सर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की हम मार्केट में वैल्यू बढ़ाने के लिए उसकी डिमांड या उसकी क्वालिटी जो अच्छी होती है उसको विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए हम उसको भौगोलिक एक क्षेत्र से जोड़ देते हैं। तो अगर उसकी मार्केटिंग उस भौगोलिक क्षेत्र के नाम से जोड़कर होती है तो वहाँ के लोगों को अभी हाल ही में 2 प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग। जी सर। उसमें से एक मुरैना का भी है और एक मुरैना की सर गजक, दूसरा दूसरा याद नहीं कर पा रहा। रीवा जिले का है। रीवा जिले का अभी हाल ही में आप वन सेवा के लिए चुने जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में और भारत में वनों के विकास के लिए क्या क्या संभावना है और इकोलॉजी के लिए कितने क्षेत्रफल वन होने चाहिए? इकोलॉजिकली तो हमारी पॉलिसी में 33% मिनिमम फॉरेस्ट कवर का नियम है कितने भारत में? भारत में सर अभी वन आवरण 24.5 के लगभग। जी सर। क्या क्या हो सकता है इनके विकास के लिए? इनके विकास के लिए सर सरकार नियमित रूप से प्रगतिशील है। ज़्यादा से ज़्यादा वनों को संरक्षित और आरक्षित किया जा रहा है। गैर वन भूमि पर भी प्लांटेशन का काम वन विभाग कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी योजनाएं हैं जिसमें हम उनके प्रोडक्ट हैं इनकी जीआई टैगिंग वगैरह करके उनको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा। अभी पूर्व में चीते लाए गए अफ्रीका से। मध्य प्रदेश जैसे एक विकासशील राज्य में सरकार ने कितना पैसा खर्च किया चीतों के विकास के लिए?
तो क्या आपके सहमति से उचित था ये? जी बिल्कुल उचित था। किस तरह से? इसमें सर हम ये देखते हैं कि चीता हमारे इकलौता ऐसा जानवर है जो मध्य प्रदेश में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। ये तो बहुत सारे विलुप्त हो गए। बहुत सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं, तो चीता ही क्यों खास? और तो चीता ही है सर, बाकी तो अभी ऑफिशियली अनाउंस हुए कई जी सर, ऑफिशियल अनाउंस चीता ही है। अच्छा, एमपी को किस किस स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को सर भारत का हृदय प्रदेश। सही। अब बहुत सारे जानवरों के नाम पर भी जाना जाता है। और जैसे टाइगर स्टेट है, उसको लेपर्ड स्टेट भी घोषित किया, उसको वल्चर स्टेट भी का दर्जा था, वुल्फ स्टेट भी है सर। और चीता तो यहाँ है, वो चीता स्टेट भी बोल सकते हैं। अच्छा, वन और वन्यजीवों के संरक्षण की बात भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद मुझे याद आ गए, उसमें नीति निर्देशक तत्वों में 48 अनुच्छेद 48 में इसकी बात की गई है कि सरकार कैसे 48 में या और कुछ 48A है, 48 का, जिसमें सरकार ऐसे प्रावधान करेगी जिससे वन्य जीव और वनों को संरक्षण प्रदान होगा। इसके अलावा नागरिक के मूल कर्तव्यों में 51A में भी उनका जिक्र है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो वन और वन्य जीवों की रक्षा करे, उनके प्रति एक भावना मन में करे। कर्तव्य और डीपीएफ में क्या अंतर है? डीपीएस सर नीति निर्देशक तत्व मेन ये है कि इनके प्रति राज्य, मतलब कोई व्यक्ति इनके प्रति लीगल एक्शन नहीं ले सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता कि राज्य हमारे लिए ये सुविधा नहीं दे रहा। और कर्तव्य जो है वो बेसिक तो डीपीएस की जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते, जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते, न्याय पुनरावलोकन में नहीं आते, न्याय बाध्यता नहीं है लागू न्याय का, और कर्तव्य में है। कर्तव्य में भी नहीं है सरकार ऐसी बात। अच्छा, 48 फर्स्ट जो आपको बताया पैराग्राफ में, तो ये मूल संविधान में था या बाद में इंक्लूड किया गया? 48A पता नहीं, शायद बाद में। अच्छा, जैसे आपने देखा है तैराकी लिखी है, तैराकी लिखी है अपनी हॉबी तैराकी है। तैराकी देखना पसंद है या करना पसंद? सर करना ही पसंद है। कौन सी स्टाइल में करती हैं? सर काफ़ी स्टाइल, फ्री स्टाइल भी करते हैं, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, सब आता है, अंडर वाटर सारा आता है। ये बटरफ्लाई क्या होता है? बटरफ्लाई सर एक ऐसा है जो मैं नहीं कर पाता हूँ फिलहाल, जिसको सारी विधाओं में सबसे कठिन माना जाता है। इसमें दोनों हाथों को एक साथ मूवमेंट होता है, बाकी ज़्यादातर में हमें अल्टरनेटली अपने हाथ चलाना है। तैराकी से मध्य प्रदेश में कोई एजुकेशन पास किया है मध्य प्रदेश से? हाँ, कॉलेज भी बिलोंग करती है सर? सर सिंह लोहिया जी। ठीक है सुमन। थैंक यू।